तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से आप लोगों का पूरा जो क्लास है उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ वन डे एग्ज़ाम बेस्ड और आपका NCERT बेस्ड होगा। यानी आपकी NCERT के जो फैक्चुअल क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराऊंगा, वन डे एग्ज़ाम बेस्ड कराऊंगा। और आज की जो इसकी पहली क्लास है ये आपकी 12th क्लास का आधुनिक भारत का हिस्सा है। और ये जो 12th क्लास में उसकी मॉडर्न हिस्ट्री लगती है उसके अंतर्गत जो आपका 1917 से 1947 तक का जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया था, यानी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी उसमें इन्वॉल्व थे। तो महात्मा गांधी की जो प्रेजेंस में जो आंदोलन चला था, भले ही वो असहयोग हो, सविनय हो, दांडी मार्च वगैरह हो, तो इस प्रकार की जो भी चीज़ें थी कहीं ना कहीं गांधी जी वहाँ इन्वॉल्व थे, वो चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। और इसका कोई फिक्स्ड सीरीज नहीं होगा कि ये सर यही कराएंगे। आपके एग्जाम में वेटेज के अनुसार इसको कराया जाएगा। वेटेज का मतलब जहां से ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा उस वाले पोर्शन को पहले पकड़ा जाएगा और ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होगा। ठीक है, जैसे अभी तक क्लासें चल रही थी। हाँ, पॉलिटी और इकोनॉमी के जो कुछ टॉपिक बचे हैं वो उसी पैटर्न पे आएंगे जैसे पहले आ रहे थे, क्योंकि पूरा एक सेशन कंप्लीट हो जाएगा। रहा हिस्ट्री जियोग्राफी का जो पोर्शन वो जो रहेगा आपका वो टोटली NCERT बेस्ड, वन डे बेस्ड, यानी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन उसमें रहेंगे। और ये मत सोचना कि सर आप आधे से शुरू कर रहे हैं 1917 से कुछ, क्योंकि ये फैक्चुअल क्लास है, फैक्ट बेस्ड है। आपके मैं समझा दूंगा, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसको सीरीज देखनी है GS क्लास 1, GS क्लास 2, GS क्लास 3 ऐसे क्रम से चलते रहेगा, आप लोग उसको उसी हिसाब से देखना। ये आपका सिर्फ और सिर्फ वेटेज के अकॉर्डिंग नंबर आएगा कि कौन सी क्लास पहले आएगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रहेगी। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना, रट्टा मार देना है। रटने में तो आप माहिर हो, आधे से अधिक लोग यही चाहते थे कि स्टार्टिंग से ही ऐसी क्लास आए। तो ये आपका, मुझे पता है आपका नेचर वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग रटने वाला है और आप लोग रटने में माहिर हो, रट भी लोगे और रटना भी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल वन डे एग्जाम में जब आप बैठोगे आपको टिक मारने वहां। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग हेडिंग क्या डालोगे, हेडिंग डालना स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1917 से 1947, यानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1917 से 1947। ठीक है, किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। अब देखिए, इसका ये पार्ट 1 है, इसके बाद इसका कल दूसरा भाग आएगा और आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इतना मान के चलिए NCERT से अगर इस बीच क्वेश्चन आता है आपका गलत नहीं होगा पेपर में। दूसरी चीज, आपने ल्यूसेंट वगैरह पढ़ी ली होगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पहुँचने से पहले गांधी जी को लेके आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, महात्मा गांधी लिख लिया था, गांधी जी, यानी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी को हम यहाँ तक लेके आते हैं। वो कहाँ यहाँ पहुँचे उसके बाद हम आगे को देखेंगे। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में कुछ फैक्ट लिख लीजिए। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। कहाँ? पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, यानी 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये बैरिस्ट्री वगैरह की परीक्षा पास की, वकालत की इन्होंने परीक्षा पास की। और वो जो वकालत की परीक्षा पास की 1891 में इन्हें बैरिस्ट्री पास की, यानी वकालत पास लिख लो। 1891 में वकालत पास कर ली थी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद ही पहली बार अपना केस लड़ने गए थे 1893 में, दक्षिण अफ्रीका वकालत के लिए गए थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में वकालत हेतु गए थे। वकालत के लिए कहाँ चले गए थे? दक्षिण अफ्रीका। इनके बारे में थोड़ा हिंट यहाँ तक पहुँचाता हूँ। और ये जो केस था ये अपने आप में एक गुजरात का व्यापारी था, व्यवसायी था, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, उसका केस लड़ने गए थे। किसके केस के चक्कर में गए थे? इसको भी लिख लो, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। ठीक है, अब्दुल्ला एंड कंपनी, इसके केस के चक्कर में क्या करने गए थे? दक्षिण अफ्रीका 1893 में ये गए थे। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, भारतीयों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, इनके साथ भी काले हैं करके थोड़ा सा भेदभाव किया गया था। वहाँ अलग अलग वहाँ के संसद ने बिल पास किए। तो भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव से बचने के लिए या उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने एक नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। तो नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना पूछेगा आपसे, नेटाल भारतीय कांग्रेस, नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। और ये की थी आपका 22 अगस्त 1894 को, 22 अगस्त 1894
1994 को इन्होंने किसकी स्थापना की? नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। और ये कहां पर की गई थी? दक्षिण अफ्रीका में इसको की गई थी। ब्रैकेट में आप लोग दक्षिण अफ्रीका भी लिख लेना है, ठीक है। इन्होंने अनेक समाचार पत्रों या अखबार का पब्लिकेशन किया, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, इसका जो ये अखबार था महात्मा गांधी ने ही ये निकाला था, और ये निकाला था 1904 ईस्वी में, ठीक है। 1904 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन निकाला, और एक बहुत प्रसिद्ध बुक इन्होंने निकाली जिसका नाम था हिंदू स्वराज पुस्तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू स्वराज पुस्तक किसने लिखी पूछेगा आपसे। हिंदू स्वराज पुस्तक की लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। और ये कब निकाली थी? 1909 में, यानी 1909 में इसमें हिंदू स्वराज नामक पुस्तक का इन्होंने क्या किया था? निकाला था। तो इस दौरान इन्होंने जब एक अफ्रीका में गए थे, यहाँ पर भारतीयों के साथ भेदभाव और था, आवाज उठाई, तो इन्होंने पहली बार यहीं पे सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, यानी बिना हिंसा के अपनी आवाज उठानी थी सत्य के लिए। तो यहाँ पर लिखो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग। सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो महात्मा गांधी ने किया था वो कहां पर किया था? दक्षिण अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में। इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग किया था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक इन्होंने फार्म बनाया टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित होकर, जिसका नाम था टॉलस्टॉय फार्म। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना लिखो। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की। और कब की पूछता है आपसे? तो ये की थी 1910 में जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। 1910 में कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। सुना होगा ना आपने जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ठीक है। किसकी स्थापना की थी इन्होंने? टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। हालांकि ये ज़्यादा सफल नहीं हो सका। फाइनली ये क्या करते हैं? बाद में भारत आ जाते हैं, और ये जो भारत आते हैं ये 9 जनवरी 1915 को इनको भारत वापसी होती है। उसी दिन के उपलक्ष्य में भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो NRI डे मनाया जाता है, वो 9 जनवरी 1915 को। तो अगला पॉइंट आप लोग लिखोगे 9 जनवरी 1915 को भारत में वापसी। क्या लिखोगे? 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? भारत वापस लिख लो 9 जनवरी 1915 को। और ये जब भारत आए इसी दिन 9 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको पता होगा प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, क्योंकि इसी दिन भारत से महात्मा गांधी बाहर से भारत में आए थे, ठीक है। ये इनके बारे में। अब देखिए कई चीजें यहाँ पे जब भारत में आए थे तो उस दौरान, भाई मैं इरेज कर रहा हूँ नोट कर लो, उस दौरान भारत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, मतलब पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध का वो दौर था। ब्रिटिश ने क्या किया था? भारतीय सैनिकों को उसमें झोंक दिया था। किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में। तो महात्मा गांधी ने भी उसका समर्थन किया था, और महात्मा गांधी ने कई भारतीय सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध या ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करवाने का काम किया। इसीलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें या इनको क्या बोला जाता था? भर्ती कराने वाला सार्जेंट, ठीक है। तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसको बोला जाता था? महात्मा गांधी को। कराने वाला सार्जेंट किसको कहा जाता था? महात्मा गांधी को। ये याद रखना है, ठीक है। गांधी जी को कहते थे। और इसी चीज से प्रसन्न होकर ब्रिटिश ने इन्हें किस चीज की उपाधि दी? केसर ए हिंद की उपाधि दी, ठीक है। गांधी जी को किसकी उपाधि दी गई थी? केसर ए हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का इन्होंने समर्थन किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, क्योंकि इन्होंने भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए मोटिव किया था, मोटिवेशन दिया था। केसर ए हिंद की उपाधि इनको दी गई थी। जब ये आए थे वहां से तुरंत ये साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में गए। वहां पर इन्होंने, मतलब गुजरात गए, वहां पर इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद में। उसका नाम था साबरमती आश्रम, ठीक हो। साबरमती आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। क्योंकि ये पहला प्रयोग सत्याग्रह का अफ्रीका में कर चुके थे, तो बहुत से भारतीयों, किसानों की, मजदूरों की इन पे नजर थी। तो इन्होंने यहाँ पर आते ही 3 बड़े क्या किए थे? सत्याग्रह। सत्याग्रह का सत्य के लिए आग्रह। उनका क्रम याद रखना। तो लिखो महात्मा गांधी के 3 प्रमुख सत्याग्रह। महात्मा गांधी के 3 प्रमुख सत्याग्रह। पहले का नाम था चंपारण सत्याग्रह, इसका क्रम याद रखना है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह। दूसरे का था खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। और तीसरा था अहमदाबाद सत्याग्रह,
अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, ये 3 के 3 आपको क्रम याद रखने हैं। ये कौन सा हुआ था, क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कौन सा इसका सीरीज है, पहले कौन सा हुआ था, चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद सत्याग्रह। तीनों पॉइंट को आपने याद रखने हैं। चंपारण सत्याग्रह जो था वो 1917 में कब हुआ था पूछेगा, 1917 में। खेड़ा कब हुआ था पूछेगा, 1918 में। जबकि अहमदाबाद सत्याग्रह भी 1918 में था। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था पूछता है आपसे, तो आप बताओगे बिहार के चंपारण में। ठीक है, बिहार में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह क्या था, 3 कठिया प्रथा के विरोध में हुआ था। 3 कठिया का मतलब किसानों की टोटल जो जमीन थी उसके एक निश्चित भाग में नील की खेती कराने के लिए ब्रिटिश ने उनको मजबूर किया था। अब बताओ, किसान जो कि अपना उत्पाद बेचता था, खाद्यान्न वगैरह अपने परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए अनाज उगाता था, उसको नील से क्या फायदा बताओ। नील कपड़ों में नील करने के काम आता, किसान को क्या मिल रहा था, व्यावसायिक फसल थी। तो ये किस चीज के विरोध में था, 3 कठिया। तो ये क्वेश्चन पूछेगा किस चीज के विरोध में हुआ था, 3 कठिया प्रथा के विरोध में। लिखो 3 कटिया लिखना। ठीक है, 3 कटिया के विरोध में, 3 कटिया प्रथा विरोध में, यही हुआ था। ठीक है, इसमें अभी 3 कटिया क्या था, ब्रैकेट में लिखो, किसानों को अपनी भूमि का 3/20 भाग में, किसानों को अपनी भूमि का 3/20 भाग में नील की खेती करनी होती थी। नील खेती करनी होती थी, पूरा लिखना। किसानों को अपनी भूमि का 3/20 भाग में नील खेती करनी होती थी। तो 3 कठिया प्रथा विरोध में, यानी नील की खेती के विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ। महात्मा गांधी वहां पर गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, किसानों को सत्याग्रह के लिए ब्रिटिश के खिलाफ इकट्ठा किया। तो ब्रिटिश सरकार बाद में दबाव में आ चुकी थी, तो उन्होंने उसको रोक दिया था। तो इसमें गांधी जी के साथ कौन कौन थे ये भी पूछते हैं। तो लिखो इसमें अन्य नेता, लिखो राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि यहाँ कौन कौन लोग महात्मा गांधी के साथ थे चंपारण में। तो राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई। एक लिख लो मजहरुल हक। ठीक है, एक क्या लिखोगे, मजहरुल हक। और भी थे, अब इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है, आदि कर दीजिए, मजहरुल हक इतना। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में 3 कठिया प्रथा के विरोध में महात्मा गांधी का पहला भारत में सत्याग्रह था। ये लिखो, यहाँ पे लिखो, गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह, गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह लिखना। ठीक है, भारत में पहला सत्याग्रह था ये। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, बिना हिंसा के था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है खेड़ा। खेड़ा कहाँ था, गुजरात में। और खेड़ा में जो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लो। देखो, खेड़ा जो था वो गुजरात में था। और यहाँ पर क्या हुआ था, महात्मा गांधी गए थे और खेड़ा में लोग, किसानों की मांग थी, क्योंकि फसल सूखे की वजह से फसल नष्ट हो चुकी थी। तो वो ब्रिटिश सरकार उनसे राजस्व ले ही रही थी, भू राजस्व, तो उसको किसान देने को तैयार नहीं थे। तो फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन होता है। खेड़ा 1918 में कहाँ हुआ था, गुजरात में। और क्यों हुआ था अगर आपसे पूछते हैं तो आप लोग याद रखना, ये किस चीज के विरोध में था, भू लगान माफ करने के चक्कर में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या मांग थी, भू लगान, यानी जो राजस्व था, भू लगान माफ करने हेतु ब्रिटिश से। ये पूछेगा आपसे। और इसमें पहली बार महात्मा गांधी से किसका उद्भव होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहीं से आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उदय इसी आंदोलन से होता है। तो लिखो सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी उदय, सरदार पटेल लिख दिया मैंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल आप पूरा लिखना, पटेल का उदय, यानी महात्मा गांधी के अनुयायी बने थे। लिखो सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी के अनुयायी बने। लिखो अनुयायी मतलब फॉलोअर, अनुयायी किसके बने थे, गांधी के, यहीं से बने थे इस वाले से। तो ये हो गया। तीसरा था अहमदाबाद सत्याग्रह, ये हुआ था 1918 में। ये था मिल मालिक व किसके बीच, वहां के श्रमिकों के बीच। किसके बीच था ये, मिल मालिक व श्रमिक के बीच, श्रमिक के बीच था। और इसमें क्या हुआ था, क्योंकि प्लेग वगैरह फैल गया था, ये लोग प्लेग भत्ता मांग रहे थे सरकार से। और कुछ मतलब अपना जो श्रम है, यानी जो अपना पैसा है 35% तक इंक्रीज करने की बात कर रहे थे श्रमिक मजदूर मिल मालिकों से। तो इसके चक्कर में ये हुआ था, बाद में इन्हें बढ़ा दिया गया था। लिखो प्लेग भत्ता तथा मजदूरी 35% बढ़ाने हेतु, ये क्या हुआ था,
यहाँ पर हुआ था। ये तो 3 के 3 आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, ये तो महात्मा गांधी के जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या किया था सरकार ने, इसी 1917, 18, 19 के बाद एक एक्ट पारित कर दिया था जिसको बोला जाता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, और उसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की। प्रांतों में द्वैत शासन का क्या मतलब था, प्रांतों को थोड़ी स्वायत्ता दे दी गई, थोड़े अधिकार दे दिए गए, कुछ लोगों को अधिकार दिए गए, कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, यानी अधिकार अपना रख दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी, यानी इस प्रकार से कुछ हुआ था। मैं आपको डिटेल्स है वहां पढ़ा चुका हूं इंडियन पॉलिटी में, जब ब्रिटिश में भारत संवैधानिक विकास पढ़ा था। तो आप सीधे सीधे लिखिए प्रांतों में द्वैत शासन, यानी डायर की, ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन। ये कब हुआ था, 1919 के अधिनियम में, 1919 भारत सरकार अधिनियम, सरकार एक्ट में। और इसी को क्या बोला जाता है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी इसी को नाम से जाना जाता है। अब इसका सभी भारतीयों ने लगभग विरोध किया, लेकिन एक ऐसा संघ बनाया गया था, उसका नाम था इंडियन लिबरल एसोसिएशन, जिसने इसका समर्थन किया। तो ऐसे करके लिखो समर्थन, इसका समर्थन किसने किया, इंडियन लिबरल एसोसिएशन द्वारा। इंडियन लिबरल यानी उदारवादी लोग थे, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, उदारवादी, इंडियन लिबरल एसोसिएशन, इंडियन लिबरल एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन लिबरल एसोसिएशन ने, और इसकी जो स्थापना थी, इसका जो नेतृत्व किया था, उसका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसको इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नाथ बनर्जी ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। यानी अगर आपसे कभी ये पूछता है कि इंडियन लिबरल एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आप लोगों ने बताना है। और ये जो इंडियन लिबरल एसोसिएशन था, ये अपने आप में क्या था, एक प्रकार का भारत सरकार अधिनियम या चेम्सफोर्ड अधिनियम का क्या था, समर्थक था, ठीक है। यानी इंडियन लिबरल एसोसिएशन कर देना इसको, इंडियन लिबरल एसोसिएशन, ठीक है। ये हो गया आपका, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया, और इसका समर्थन किसने किया पूछता है तो ये। अब इसी के बाद क्या आता है, तुरंत ब्रिटिश सरकार एक एक्ट लेके आती है, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। तो लिख लीजिए अगला, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट अधिनियम 1919 का। इसी को बोला जाता है काला कानून, काला कानून, ठीक है। किस कानून को काला कानून बोला जाता है, तो रॉलेट एक्ट को बोला जाता है, बता देना। और ये कब आया था, 1919 में आया था। इसमें क्या था, बिना आप किसी को वकील के, बिना किसी दलील के, यानी शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे। ब्रिटिश ने ये इसलिए लाया था क्योंकि राष्ट्र आंदोलन जो था, राष्ट्रवादी आंदोलन, उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए, शक के आधार पर गिरफ्तार। तो इसमें लिख ली, इसको ये भी कहा जाता है बिना दलील बिना वकील का कानून, इसी को कहा जाता है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, बिना दलील और बिना वकील का कानून किसे कहा जाता है, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, और इसमें बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार हो सकता था। तो नीचे लिखो, बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने का अधिकार ब्रिटिश को था, बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था इस अधिनियम के तहत। इसको ध्यान रखना। जैसे ही ये आया, इसका विरोध होने लग गया भारत में, और इसका विरोध होने के लिए महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का आह्वान किया। यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में, ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है, इसके विरोध में किसने, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी द्वारा क्या किया गया, आंदोलन का आह्वान, आंदोलन का आह्वान। यानी, और ये कब किया गया, 6 अप्रैल 1919 को। यानी 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने क्या किया, अब एक प्रकार का आंदोलन का आह्वान किया। जैसे ही आंदोलन का आह्वान किया तो क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। लिखिए किया, तो इसके विरोध में क्या हो गया, लोग इकट्ठा हुए, कहां पर, आंदोलन का आह्वान किया। तो पंजाब में, अमृतसर में क्या हुआ था, जनता इकट्ठा होगी। यानी पंजाब के अमृतसर में, ऐसे ही लिखना आप लोग, ठीक है,
अमृतसर में क्या होगी, जनता क्या होगी, इकट्ठा होगी, यानी लोग क्या होंगे उसमें इकट्ठा हो गए। और उस इकट्ठा होने के क्रम में क्या हुआ था, मतलब जैसे ही लोग इकट्ठा हुए तो उसके क्रम में क्या हुआ, वहां पर बहुत भीड़ हो गई थी और भीड़ ने क्या कर दिया था, उस ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सैन्य कमांडर जो भी थे वहां पे, उसने गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। तो पंजाब के अमृतसर में यहां पर क्या हो गया था, जलिया वाला बाग हत्याकांड, कांड ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। क्यों हुआ था, इसके विरोध में। तो आपको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में 2 लोगों की, जो मुख्य नेता थे इनके, उनकी जान गई थी। उनका नाम पूछ सकता है आपसे, एक का नाम लिखना डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। क्या लिखोगे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ये। और इसके साथ एक इनका साथी था, उसका नाम था डॉक्टर सत्यपाल सिंह। ठीक है, दोनों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। डॉक्टर सत्यपाल की मृत्यु, वो डॉक्टर सत्यपाल की मृत्यु हो गई थी। और इसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो जनरल डायर ने दिया था। ये आपको आता होगा, इन दोनों की मृत्यु हो गई थी और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश। लिखो, जनरल डायर द्वारा। बाद में इसको उधम सिंह नामक के व्यक्ति ने मार दिया था, ठीक है, द्वारा गोली का आदेश। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ये रॉलेट एक्ट कब था, इसके विरोध में कौन सा आंदोलन का आह्वान कब किया गया था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसके कौन कौन से नेता इसमें मारे गए थे, किसने गोली चलाने का आदेश दिया, जनरल डायर ने। अब इसके बाद जैसे ही ये हुआ, एक कमेटी बनाएगी पूरे देश में इस कानून के विरोध में और ब्रिटिश के अगेंस्ट। उसका नाम था खिलाफत कमेटी। उस खिलाफत कमेटी ने ही बाद में आगे खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी ने उसके बाद बनाया था। तो खिलाफत कमेटी जो थी, उसके जो मेंबर थे, यानी खिलाफत कमेटी किसने बनाई पूछता है, उसमें कुछ मेंबर थे। एक का नाम था मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना आजाद। यानी कौन कौन थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी मौलाना आजाद, मौलाना आजाद। और इसके अलावा एक और अन्य व्यक्ति इसके अंदर आते हैं, उनका नाम था हसरत मोहानी। ठीक है, ये सब खिलाफत कमेटी के मेंबर थे, हसरत मोहानी। जैसे ही आपका खिलाफत कमेटी बनी तो महात्मा गांधी ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एक करने का फैसला किया। और उसी क्रम में उनका एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट सामने आता है कि वो स्टेटमेंट था, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर अगले 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछता है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का ऐसा अवसर अगले 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा, तो वो था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो लिखो, हिंदू मुस्लिम एकता का, हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा अवसर अगले 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा, अगले 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा। ठीक है, 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा, ये लिखना है आपने। ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का लिखना, ऊपर लिख देना यहाँ पे, स्थापित करने का, स्थापित करने का ऐसा अवसर अगले 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा। ये कहा था किसने, महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन के द्वारा, खिलाफत आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन। अब आपको बता देता हूँ हल्का सा हिंट। खिलाफत क्या था, इनका एक खलीफा हुआ करता था तुर्क में, उसको ब्रिटिश ने हटा दिया था उसके सत्ता से। तो यहाँ मुस्लिम भड़क गए थे क्योंकि उसी को मानते थे। तो ब्रिटिश की उस नीति से यहाँ मुस्लिम भड़के, भारत में ऑलरेडी आंदोलन चल रहा था, तो उसने कहा कि हम एक हो जाते हैं, एक हमारा हित हो जाएगा। ठीक है, ये था। अगला जो आपको हेडिंग डालनी है वो डालनी है असहयोग आंदोलन। तो डालिए असहयोग आंदोलन। का आता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है, ये दिया आपका पॉलिटी के सिलेबस में, आप लोग चेक करना। तो हम लोग इसके फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, असहयोग मतलब ब्रिटिश के साथ किसी भी केस में हमने सहयोग नहीं करना, उनकी नीतियों को, उनके संस्थाओं को हमने स्किप करना है, उनके साथ किसी भी प्रकार का कॉपरेशन नहीं करना है। तो इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो अगस्त, यानी आपका डेट जो मतलब ईयर है 1920 अगस्त में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी स्टार्ट हुए थे।
ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 से। ये जो शुरुआत हुई थी, पहले इन्होंने असहयोग आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में पास किया, लेकिन इसको अंतिम रूप से जो पास किया वो नागपुर अधिवेशन में 1920 में पास किया। तो लिखो 1920 कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और 1920 के ही एंड में नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन में इसको क्या किया गया था, में स्वीकृति मिली थी इनको, ठीक है, अंतिम रूप से। किसको? असहयोग आंदोलन को, कि हम ब्रिटिश के साथ सहयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा इसमें जो है इन लोगों ने इसको चलाने के लिए एक फंड की स्थापना की थी, जिस फंड का नाम था तिलक स्वराज कोष, यानी तिलक के नाम पे तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया था इसी में, ठीक है। तो लिखो तिलक स्वराज कोष की स्थापना, फंड तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया था इस चीज़ के लिए, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें जो फैक्ट है, इसमें इस आंदोलन के दौरान जो खादी वस्त्र है, यानी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार किया था। खादी जो था वो स्वतंत्रता का प्रतीक किस आंदोलन के दौरान बनता है, वो है असहयोग। तो अगला पॉइंट लिखो, खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था, ठीक है। यानी खादी पहनने का मतलब वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है, इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट आता है, ये असहयोग आंदोलन जो था वापस ले लिया गया, क्योंकि गांधी नहीं चाहते थे कि हिंसा हो। लेकिन 5 फरवरी 1922 की एक घटना है जिसको बोलते हैं चौरा चौरी नामक घटना, जिसमें एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता के जो मतलब क्रांतिकारी थे, उसमें कुछ पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। तो ये वापस क्यों लिया गया था, लिखो असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया, देखो वापस चौरा चौरी घटना के कारण, चौरा चौरी घटना के कारण, इसको भी याद रखना है, ठीक है, चौरा चौरी घटना के कारण। अब ये चौरा चौरी नामक घटना कब हुई पूछता है आपसे, तो ये हुई थी 5 फरवरी 1922 की घटना। शायद डेट 5 फरवरी है, चेक कर लेना एक बार इसको, ठीक है। इस डेट को आप लोगों ने चेक करना है, ध्यान से सुनना, इस डेट को चेक करना है, ठीक है। इसको करेक्शन भी कर लेना, अगर नेट में चेक कर लेना। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ 5 फरवरी ही इसकी डेट है, इसके कारण इसको वापस ले लिया गया था। अब इसमें देखना है, इस आंदोलन में लगभग सभी वर्गों ने शामिल हुए थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, असहयोग आंदोलन में कौन कौन से वर्ग शामिल थे? हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली, राजनीतिकरण सभी वर्गों का हुआ, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, शिक्षक, गरीब, अमीर, श्रमिक सब थे इसमें, और साथ ही साथ देश के हर इलाके तक यह असहयोग आंदोलन पहुंच गया था। तो इसमें एक और पॉइंट आपने लिखना है, यहाँ लिख दो, हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक था ये, यानी हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी इस आंदोलन में ब्रिटिश ने, क्योंकि बांटो और राज करो की नीति अपनाई थी, पहला। दूसरा, सभी वर्गों का राजनीतिकरण, यानी हर कोई वर्ग इसमें शामिल था, महिला, बुजुर्ग, सभी वर्ग का राजनीतिकरण, ठीक है। और तीसरा, देश के सभी हिस्सों तक, देश के सभी हिस्सों तक आपका ये क्या हो गया था, पहुंच गया था। इतना आपका असहयोग आंदोलन के बारे में याद रखना है, ठीक है। इसके तुरंत बाद जो घटना घटती है वो है स्वराज पार्टी की स्थापना, क्योंकि जब महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस लिया, इसको नोट कर लो, जब महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस लिया, कई लोग नाखुश हो गए थे और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी, यानी उसकी नीतियां छोड़ दी। उसके बाद एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आप लोग देखना, अगर एनसीईआरटी लेके चलोगे, दिसंबर 1922 देता है। कौन? ब्रैकेट में लिखना, एनसीईआरटी। बेसिकली इसका आंसर 1923 ही आता है, क्योंकि ये लास्ट में शुरू हुआ था, तो 1923 ही अगर आपको देखने को मिलेगा। बाई चांस अगर आपको यहाँ सन दिखता है एग्जाम में, तब तो आप इसकी ओर जाना, लेकिन अगर मतलब मंथ दिखता है, अगर मंथ नहीं दिखता, आपको डायरेक्ट ये दिखता है, तो आप इसकी ओर जाना है, ठीक है। दिसंबर 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? चित्तरंजन दास, यानी CR दास उनका नाम है, और उसके साथ मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने इसकी स्थापना की थी। तो किसने की थी? चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल
नेहरू ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने इसकी स्थापना की थी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास जो थे इसके क्या बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे, किसके, इस पार्टी के, जबकि मोतीलाल नेहरू को इसका एक सचिव बनाया गया था। बहुत से सचिव थे। इनको बहुत अच्छी सफलता मिली थी चुनाव में, जो केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए थे उस टाइम पे, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव के चुनाव हुए थे, उसमें अच्छी खासी इनको सफलता मिली। और इन्हीं के प्रयासों से भारत में पहली बार जो भारतीय केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बना, जैसे वर्तमान में आप कहते हैं ना लोकसभा का अध्यक्ष, ये उसी प्रकार उस टाइम पे केंद्रीय विधानसभा का पहला अध्यक्ष बनने वाला जो भारतीय था उसका नाम था क्या, मतलब विट्ठल भाई पटेल। तो लिखो केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष, केंद्रीय विधान सभा का प्रथम भारतीय अध्यक्ष, लिखो प्रथम भारतीय अध्यक्ष, ये कौन था, विट्ठल भाई पटेल। लिखो कौन बना था, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल, इसको आप लोगों ने याद रखना है। तो विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा का पहला क्या बना था, अध्यक्ष बना था। एक आप थोड़ा सा जो अभी आपने असहयोग आंदोलन लिखा ना, उसके एंड में एक पॉइंट लिख लिए, उसी दौरान असहयोग आंदोलन में, ठीक है, 3 कॉलेजों की जामिया मिलिया, अलीगढ़ में पहले था वो, जिसका नाम जो मुस्लिम विश्वविद्यालय था उसका नाम स्टार्टिंग में क्या था, अलीगढ़ में जामिया इस्लामिया, उसकी स्थापना बिहार, गुजरात और एक काशी में विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, उसमें लिख लेना। यानी आपने लिखना है जामिया, उसमें ऊपर वाले में, ठीक है, मतलब ऊपर जो इस असहयोग आंदोलन आप लोग लिख रहे हैं उसमें लिखना जामिया इस्लामिया, ठीक है, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, अभी दिल्ली में, उस टाइम अलीगढ़ में था, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। तो दूसरा बिहार, काशी और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना, यानी इसके ऊपर वाले में लिखना है आपने, जो असहयोग आंदोलन लिखा था उसी दौरान हुई थी। तो विट्ठल भाई पटेल पहले क्या बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे, केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष, इतना नोट कर लो। अब आता है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, लिखो अगला पॉइंट, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब हुई थी, 1925 में, इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसी के साथ एक और फैक्चुअल क्वेश्चन आपको बताता हूँ। कम्युनिस्ट का जो वर्ग था, कम्युनिस्ट मतलब एक प्रकार के अलग टाइप के थे, जो किसान विसान इनकी बात करते थे, समाजवाद की बात करते थे। तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925, जबकि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय का नाम लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना आप लोग, ठीक है। क्या लिखोगे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वर्ग के, यानी आपने क्या लिखना है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय के नेतृत्व, यानी लीडरशिप वर्ग में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय, इसका नाम भी मोस्ट, वर्ग में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय, चुने जाने वाला प्रथम भारतीय, इसका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका नाम जो था आपका भारती, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा M.N. रॉय, यानी इसका जो नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय है, इसको M.N. रॉय भी बोलते हैं, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, M.N. रॉय बोलते हैं, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। M.N. रॉय मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय इसका नाम था, और ये बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना, इसको नोट करना। अगला जो आपका फैक्ट आता है वो देखो, आपको काकोरी षड्यंत्र केस, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट करना, काकोरी षड्यंत्र केस, ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस, ये कब का है, ये हुआ था अपने आप में 1925 में। इसको भी आप लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट करना है, 9 अगस्त 1925 का ये केस है। तो ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। इसमें क्या हुआ था, लखनऊ जाने वाली एक सरकारी ट्रेन को लूट लिया गया था, उसमें जो अस्त्र शस्त्र वगैरह ले जा रहे थे उनको लूटने का प्रयास किया गया था। तो आप लोग उसको लिख सकते हो, लखनऊ जाने वाली एक ट्रेन पर लूटमार मचाई गई थी। तो इसको जो करने वाले थे 2 नेता थे इसमें, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, ये बहुत फेमस है। इनके अलावा कुछ और लोगों को भी इसमें फांसी वगैरह की सजा दी गई थी। तो आप लोग लिख लीजिए राम प्रसाद बिस्मिल, इसके संबंध में कौन कौन थे,
राजेंद्र लाहिड़ी वगैरह आप लोग लिख लेना, ठीक है, अगर आपको कहीं दिखते हैं तो। राम प्रसाद बिस्मिल, इसके अलावा अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां। बाकी जो इसके और नाम हैं आप लोग सर्च कर लेना, काकोरी षड्यंत्र के इसके प्रमुख लीडर कौन कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, शायद राजेंद्र लाहिड़ी वगैरह एक आध नाम आपको दिखेंगे, वो भी लिख लेना। इसके बाद एक संगठन की स्थापना हुई थी, उसका नाम था नौजवान भारत सभा, उसकी स्थापना हुई थी 1926 में, उसको भी लिख लो, नौजवान भारत सभा की स्थापना, क्योंकि अब क्लास ऐसी ही चलेगी, नौजवान भारत सभा, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं, तो इसलिए आप लोग इनको रट्टा मार लो 1926 में। और इसको जो करने वाला था, इसमें प्रथम सचिव जो था भगत सिंह था, इसका प्रथम सचिव लिखो, प्रथम सचिव कौन था इसका, भगत सिंह जी थे, भगत सिंह थे, ठीक है। कल आपका मैं 1947 तक इसको कंप्लीट करा दूंगा और आपका अच्छा खासा यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। उसके बाद अब आता है बारदौली सत्याग्रह, वो हुआ था 1928 में पटेल के नेतृत्व में, यानी सरदार पटेल के नेतृत्व में। बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह ये हुआ था 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में, यानी कौन सरदार पटेल, अपने आप में 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो लिखो पटेल का नेतृत्व, समझ जाना, पूरा नाम लिख लो, पटेल का नेतृत्व, नेतृत्व, ठीक है। इसमें भी मालगुजारी को लेकर था, जो मतलब मांग थी उनकी। बाकी इस आंदोलन के दौरान सरदार की उपाधि इनको दी गई थी, इसी आंदोलन के दौरान वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। तो लिखो सरदार की उपाधि इसी आंदोलन के दौरान, किसको, पटेल को, सरदार की उपाधि दी गई थी, किसे, पटेल को। कौन पटेल, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी के दौरान सरदार की उपाधि दी गई थी। जहां पर आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड लिखा था ना, उसके ऊपर एक पॉइंट लिख लेना, नाइट की उपाधि किसने लौटाई थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। वहीं ऊपर में एक पॉइंट लिखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या नाइट की उपाधि वहां पर लौटाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। उस पॉइंट को ऐड कर दो, जलियांवाला बाग में नाइट की उपाधि लौटाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बारदौली गुजरात में, हाँ गुजरात में है। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, उसका नाम है चटगांव सरकारी सशस्त्रागार लूट। क्या लिखोगे, चटगांव सरकारी यानी गवर्नमेंट का, शस्त्रागार मतलब जो उनका शस्त्र वगैरह रखने होते हैं, जहां शस्त्रागार लूट को लूट लिया था, ये लूटा था सूर्यसेन ने, सूर्यसेन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1930 की ये घटना है। चटगांव सरकारी शस्त्रागार लूट किसके नेतृत्व में हुई थी, सूर्यसेन। कब हुई थी, 1930 में, और ये बंगाल में पड़ता है, ये भी याद रखना। अगला हेडिंग जो आपने लिखना है वो लिखिए साइमन कमीशन, और ये भी आपके सिलेबस में दिया है, पॉलिटी में ऊपर में लिखा होगा, देखना। तो असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, सबके सब उसने दिए हैं। तो आपके एक पंथ दो काज हो रहे हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी काम आएगा। साइमन कमीशन, ठीक है। पहला फैक्ट आता है, इसका गठन कब किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। ये भारत कब पहुंचा, 1928 में भारत आया था, ठीक है। ये भारत क्यों आया था, मतलब सदस्य कितने थे इसमें, 7 सदस्य थे। सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, यानी एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए सभी सदस्य अंग्रेज, इसलिए भारतीय द्वारा विरोध लिखो, भारतीयों द्वारा इसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था, क्योंकि इसमें सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। अब जो ये साइमन कमीशन था, इसका जो मेन उद्देश्य था, ये क्यों आया था, 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, यानी 1990 के भारत सरकार अधिनियम की प्रगति के लिए, भारत सरकार अधिनियम या इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बोलते हैं, अभी पहले पढ़ाया था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम के प्रगति हेतु, प्रगति की जांच हेतु तथा भावी भारत के, यानी फ्यूचर में इंडिया कैसा होगा, भावी भारत की संवैधानिक स्थिति हेतु, संवैधानिक स्थिति पर विचार हेतु ये भारत में आया था, ठीक है।
इसका भारत आने का मेन कारण ये था, और सभी सदस्य क्या थे इसके, ब्रिटिश थे, तो इसीलिए इसका क्या हुआ था, विरोध हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब इस जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन का जो अन्य नाम था वो था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है। इसको साइमन कमीशन को क्या बोलते हैं, यहां लिख दिया मैंने। इसका रियल नाम जो था इंडियन, क्योंकि ये साइमन जो था इसमें जॉर्ज साइमन नाम से कुछ ऐसा नाम था, उनके नाम पे इसका वो पड़ा, ठीक है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, यानी इंडियन, अपने आप में जो साइमन कमीशन था वो क्या था, इंडियन स्टैट्यूटरी लिखना, हाँ यहां पे टॉ भी लिखना, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ये था। और इसी कमीशन, इसका नाम था, इसी में साइमन जो थे उनकी अध्यक्षता में बना था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, साइमन कमीशन पड़ा। और संविधान की जांच, अब इसका विरोध हुआ, बहुत से लोगों ने विरोध किया, और उसी विरोध के कारण लाला लाजपत राय की इसमें क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। याद रखना, इसमें विरोध के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु, क्योंकि पुलिस के डंडे पड़ गए थे सर में, विरोध के कारण। तो क्या हुआ था, 30 अक्टूबर 1928 में लाला लाजपत राय की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, इसी कमीशन के विरोध में। तो 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की क्या हुई थी, मृत्यु। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इस कमीशन के विरोध में ये हुआ था। अब देखो, भारत में इसका लगभग सभी लोगों ने विरोध किया, इस कमीशन का कोई भी इससे खुश नहीं था। और विरोध के कारण जो मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सब ने इसका विरोध किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में इसके विरोध का प्रस्ताव पारित किया। तो लिखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मद्रास अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, ये जो मद्रास अधिवेशन 1927, क्योंकि गठन तो इसका पहले हो गया था, ब्रिटिश में ही हो गया था, मद्रास अधिवेशन में इसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था, इसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था। और मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग प्लस हिंदू महासभा, महासभा द्वारा भी क्या किया गया, विरोध किया गया, किसका, साइमन कमीशन का। आप अगर साइमन कमीशन में इतना पढ़ोगे आप लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सैंडर्स हत्याकांड कब हुई थी, क्योंकि ये सैंडर्स जो थे ये इसी में पुलिस लाठीचार्ज में शामिल थे, इसी के आदेश से हुआ था। तो इसको बाद में मार गिराया था, वो किसने गिराया था, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु ने, ठीक है। तो ये कब की घटना है, सैंडर्स हत्याकांड भी पूछता है, 17 दिसंबर 1928 को, 17 दिसंबर 1928। और इसमें जो शामिल थे भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु। लिखो, क्या क्या लिखोगे, भगत सिंह पूछेगा आपसे, ठीक है, चंद्रशेखर और राजगुरु, इन लोगों ने सैंडर्स हत्याकांड में भाग लिया था। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो इसी के बाद इन लोगों ने केंद्रीय विधानसभा में एक पत्र बम फेंका, और वो कब फेंका, 1929। तो अगला पॉइंट, लास्ट के 2 पॉइंट लिखेंगे, केंद्रीय विधानसभा में पत्र बम, केंद्रीय विधानसभा, रियल बम नहीं था, ठीक है, विधानसभा में पत्र बम कब फेंका गया था, 1929 में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इसको फेंकने वाले थे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, दोनों आप लोगों को याद रखना है, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल। कौन कौन लिखोगे, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल क्या थे, अपने आप में ये इसमें बस मतलब ये बॉम्ब फेंकने वाले थे, केंद्रीय विधानसभा में बॉम्ब फेंकने वाले 1929 में इनका नाम आता है। इसके बाद एक आता है मेरठ षड्यंत्र केस, ये था 1929 में, मेरठ षड्यंत्र केस, ये भी कब का है, 1929 में। ये मजदूर वगैरह, मिल मजदूर वगैरह, मालिक वगैरह से संबंधित कुछ इस टाइप का था। नेहरू रिपोर्ट इसके तुरंत बाद आई थी, जिसको क्यों आई थी, साइमन कमीशन का जवाब देने के लिए, उसके मतलब उसका काउंटर बैलेंस करने के लिए। नेहरू रिपोर्ट यह है 1928 की। और नेहरू रिपोर्ट जो आई थी, क्यों आई थी अपने आप में, अगस्त 1928 में साइमन कमीशन का जवाब देने के लिए, यानी अगस्त 1928 में आई थी साइमन कमीशन का जवाब देने हेतु, साइमन कमीशन का जवाब, ठीक है, साइमन कमीशन का जवाब देने हेतु नेहरू रिपोर्ट आई थी। लेकिन इसको सपोर्ट नहीं मिला, इसको लगभग मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख लीग ने इसका विरोध किया। तो इसका विरोध हुआ किसने, मुस्लिम लीग ने भी इसको साथ नहीं दिया, तो ये फेल हो गया। मुस्लिम लीग,
हिंदू महासभा और सिख लीग, इसने क्या किया, इसका विरोध किया। किसका? नेहरू रिपोर्ट का। ठीक है, ये था आपका डे 1 जो जीएस क्लास है। इतने फैक्ट मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी डे 1 की जो जीएस का पैटर्न है वो समझ आया होगा और इसको इसी तरीके से भगा के ले जाना है। कल मैं 1947 तक पहुँचा दूंगा आपको, तो वहाँ से एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लूसेंट तैयार रखना, आपकी फिर बल्ले बल्ले है। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले सेशन में। ध्यान रखिए, थैंक यू।